हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के सभी फार्मूलों को। जी हाँ, चैप्टर वाइज हम लोग ऑल फार्मूला को देखेंगे, क्योंकि मैथ का केवल एक ही फंडा है, अगर आपको फार्मूला आता है तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है आपकी, क्योंकि मैं उन सारे फार्मूलों को बताऊँगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे और वहीं से क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और आप ये देख भी लीजिएगा, जो ये सारे वीडियोस देख के जाएगा, ठीक है, तो उनके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फार्मूले से फंसेंगे। तो मैं बता दूं कि ये जो हमारा फार्मूला का ये टॉपिक है, इसका ये पार्ट 1 होने वाला है। टोटल 3 पार्ट में मैं इसको विभाजित किया हूं, ताकि आपको पढ़ने में और वीडियो देखने में दिक्कत ना हो। तो आप प्लीज़ तीनों पार्ट को जरूर देखिएगा। तो पार्ट 1 में हम चैप्टर वाइज लेके चलेंगे और उन तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आए, और फालतू बातें कुछ नहीं होगा, फालतू चीज़ें कुछ नहीं होंगी। तो इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बात कर लें संख्या पद्धति, ठीक है। तो संख्या पद्धति में मेन जो चीज़ें पूछी जाती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बता दूंगा साथ में, ताकि कोई चीज़ छूटे ना, प्लस फार्मूला को तो बताऊंगा ही मैं। तो देखिए, जो परिमेय संख्या होता है ना, जनरली परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। यानी 1 को भी हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, 1/2 को भी परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन एग्जाम में ये नहीं आएगा। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जैसे आएंगे, मैं बता दूं, √1 याद कर लीजिए, एक परिमेय संख्या है। और फिर मैं बता दूं, √4, √9, ये सब एक परिमेय संख्या है। और फिर √में 4/9, ये भी एक परिमेय संख्या है। और 5 माइनस √4, ये भी परिमेय संख्या है। और आप ले लीजिए 0.01, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो ध्यान रख लीजिए, ये सारी संख्या परिमेय है। जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, उनका वो वर्ग परिमेय संख्या होती है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3। नेक्स्ट आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप सिंपल याद कर लीजिए, जो करड़ी में होती है ना, अंडर रूट में होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो बार बार एग्जाम में आ चुके हैं। √2, √3, फिर 4 माइनस √3, ये सारी अपरिमेय संख्या है। फिर मैं बता दूं आपको, जो बार बार पूछा है 0.9, ठीक है। और फिर एक और पूछता है 0.4, ठीक। और एक आपका हो गया 4√3, ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और यहीं से एग्जाम्पल हो सकता है कि आ जाए डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि, और फिर नीचे बीजगणित का भी सारे फार्मूलों को देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे सिंपल एक्स का फार्मूला होता है, क्या चीज, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, या प्लस शेष भी लिख सकते हैं। ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इस पे मैंने सवाल पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप सच में 70 में 70 स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में मैथ में, तो एक मैथ क्लास 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, करके हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट होगा यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिएगा। 2x स्पीड पे करके देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा नहीं है। तो डायरेक्ट मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो आइए बीजगणित में कुछ फार्मूले को देख लेते हैं। बीजगणित में हमारा फार्मूला है द्विघात बहुपद का मानक समीकरण। तो जो द्विघात बहुपद का मानक समीकरण होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ अभी बताऊंगा। एक पूछा जाता है शून्यकों का योग ज्ञात करिए, ठीक है, शून्यकों का योग और फिर शून्यकों का गुणनफल, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा जो शून्यकों का योग होता है, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, तो इससे आपको मतलब नहीं है, बस शून्यकों का योग ज्ञात कर लीजिए। ये होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। अब b किसका मान है, यक्स का मान, और a किसका मान है, प्रथम पद का मान, ठीक है। मतलब यक्स के गुणांक को b कहते हैं और यक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं। तो ऐसे आप निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल होता है, जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। तो ये होता है c/a, ठीक। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, छोटा सा मैं बता भी देता हूँ। जैसे ऐसे दे देगा 5x² माइनस 3x प्लस 2, और फिर बोल देगा मैं शून्यकों का योग ज्ञात करिए। तो आप ये फार्मूला लगा देंगे, -b/a। b का मान ये -3 हो गया,
और ए का मान 5 हो गया और ये हो गया सी का मान हो गया। ठीक है, दे देगा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो सी अपान ए, सी का मान 2 और ए का मान हमारा क्या हो गया 5। तो ऐसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट फार्मूले को देख लेते हैं। एक हमारा बार बार क्वेश्चन आता है कि द्विघात बहुपद का समीकरण लिखिए। तो जो द्विघात बहुपद का समीकरण लिखने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, जिसको अल्फा प्लस बीटा कह के पुकारा जाता है, इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण लिखने का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। चलिए, तो ये तो हो गया पूरा द्विघात समीकरण के बारे में। अब हम बात करेंगे त्रिघात। ठीक है, त्रिघात है ये, त्रिघात बहुपद का मानक समीकरण। तो जो त्रिघात बहुपद का हमारा मानक समीकरण होता है, पहले मैं उसको आपको लिख के बता दूं, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस सी प्लस डी बराबर 0। तो ये त्रिघात बहुपद का मानक समीकरण आपको याद होना चाहिए, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तब इस पे क्वेश्चन बोला जाता है, जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में देखें तो त्रिघात बहुपद में पूछा जाता है मूलों का योगफल, यानी मूलों का योगफल। इसमें 3 मूल होते हैं जिनको अल्फा, बीटा और गामा बोलते हैं। तो योगफल पूछ रहा है तो प्लस लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा हो जाएगा -b/a। ठीक है, नेक्स्ट है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। और नेक्स्ट होता है मूलों के गुणनफल का योगफल। ठीक है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर ये होता है c/a। तो ये तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का शर्त पूछता है। अब शर्त क्या होता है, याद रखिएगा, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या होगा, रेखाएं, ठीक है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, प्रतिच्छेद करेंगी। और इसमें एक और क्या चीज़ होता है, इस कंडीशन में इसका जो होता है अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस पे कैसे पूछेगा, दे देगा कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका प्रतिबंध क्या होगा, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, या इसी से सवाल भी दे देता है कभी कभी। नेक्स्ट आता है हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी। क्या हो जाएगा, रेखाएं समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो यहाँ पे जो होता है इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। फिर इस पे भी वैसे ही क्वेश्चन दे देगा, दो ठो समीकरण हमारा दे देगा, बोलेगा जब इसका कोई हल नहीं है तो इसका मान ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, a1 इसमें आप समीकरण से मान निकाल के a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान रख के और हल कर देंगे जिसका मान पूछेगा। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समपाती होती हैं, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, रेखाएं समपाती होंगी और इस कंडीशन में अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, अब इस पे भी, इन सभी भी क्वेश्चन में फिर से बता देता हूँ कैसे देगा। दो ठो समीकरण पहले आपको दे देगा, वहाँ से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेना है। फिर अगर बोलेगा कि बताइए अगर इस समीकरण समपाती हैं, ठीक है, रेखाएं समपाती हैं तो कितने हल होंगे, तो आप बोल दीजिएगा अनेक हल होंगे, या मान निकालने के लिए दे देगा तो ऐसे ऐसे रख के क्या कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा जाता है विलोपन विधि व प्रतिस्थापन विधि। देखिए इसका कोई फार्मूला नहीं होता, याद कर लीजिएगा, वज्र गुणनखंड विधि नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा। मैं एकदम 70% जो सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड जो है, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि कॉन्सेप्ट होता है और इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लीज़ जाके उसको जरूर देखिएगा। मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है, तो वही हो सकता है कि एग्जाम में भी आ जाए, तो इसको आप वहाँ से जाके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए सिद्धाचार सूत्र। तो सिद्धाचार जो सूत्र होता है हमारा, ये
द्विघात समीकरण के मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में लागू होता है और जो इसका मान हो जाता है हमारा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ध्यान रखिएगा ये पूरा अपॉन में 2a होता है। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, एक एग्जाम्पल दे देगा ऐसे 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कुछ भी दे देगा, बोलेगा द्विघात समीकरण से मान ज्ञात करिएगा। तो आप ऐसे ए बी सी का मान निकाल के इसमें रख दीजिएगा तो हल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए विविधकर ज्ञात करना। तब पूछ देगा एक द्विघात समीकरण दे देगा कुछ भी, बोलेगा उस पर विविधकर ज्ञात करिए। तो विविधकर का जो सूत्र होता है, तो विविधकर का हमारा सूत्र हो जाएगा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस एकदम सिंपल सा है। ठीक है, यहीं से उठ के आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको क्या करेगा, एक द्विघात समीकरण देगा, बोलेगा कि विविधकर ज्ञात करिए। तो आप ये सूत्र लिख के ए बी सी का मान निकाल के यहाँ पे रख के हल कर देंगे। एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे मूल लक्षण बताना। द्विघात समीकरण दे देगा और उसका मूल लक्षण पूछेगा। मूल लक्षण बोलने का मतलब होता है, बोलेगा कि मूल वास्तविक है, समान है, मूल वास्तविक नहीं होते हैं, मूल हमारा परिमेय और भिन्न भिन्न होते हैं। तो कंडीशन उसके लिए क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको ये पूरे चीज़ याद होने चाहिए। पूरे चीज़ में मतलब 4 चीज़ हैं। ठीक है, तो मूल लक्षण के लिए आपको यहाँ पे टोटल 4 आइटम्स यहाँ पे याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये 4 आइटम में हमारे क्या है, मूल लक्षण बताने में 4 कंडीशन होते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, यानी जब आप विविधकर निकालेंगे और उसका मान 0 आता है, तब आप जो बोलेंगे कि जो मूल है, ठीक है, मूल वास्तविक व समान होगा। ठीक है, आप अब देगा कैसे क्वेश्चन, आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा, बोलेगा कि इसके मूल की पहचान करिए कैसे होंगे। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, यानी कि विविधकर निकालेंगे। अगर उसका मान 0 आ जाता है, क्या मान आ जाता है, 0, तो आप बोल देंगे मूल वास्तविक और समान है। नेक्स्ट कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी विविधकर का मान अगर 0 से कम है तो जो मूल हमारे होंगे वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी विविधकर का मान अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, अगर पूर्ण वर्ग है, क्या है, अगर द्विघात समीकरण दिया गया आपका पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तो मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। नेक्स्ट है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो जो हमारा मूल है अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी विविधकर, 2 कंडीशन है ग्रेटर देन 0 के लिए, 2 कंडीशन, मतलब अगर विविधकर का मान निकालें, अगर 0 से बड़ा आता है, यानी 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, मतलब 0 से बड़ा आता है, तो इसके 2 कंडीशन है, एक पूर्ण वर्ग है और एक पूर्ण वर्ग न हो। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग न हो तो इसके लिए हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होगा लेकिन अपरिमेय होगा। परिमेय की जगह क्या हो जाएगा, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होगा। तो ये 4 कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको MCQ में, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, बहुविकल्पी प्रश्न में मिल सकता है क्वेश्चन, या डायरेक्ट 2 से 1 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना एकदम एक्यूरेट है, 100% यहीं से आएगी। अगर आप पढ़ के भी नहीं जाएंगे, मतलब अगर आप 1 साल पूरा नहीं अच्छी तरह से पढ़ पाएँ किसी कारणवश, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके जाइए, आपके पूरे के पूरे मार्क्स 100% आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक हमारा क्वेश्चन पूछता है इस फार्मूले पे, अलजेब्रा का, बीजगणित का, ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इस पर कैसे बोल देगा, ऐसे दे देगा। ठीक है, 49x स्क्वायर माइनस दे देगा 64y स्क्वायर, बोलेगा इसको विस्तार रूप में लिखिए। ठीक है, या इसको हल करिए। तो कुछ नहीं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7x का स्क्वायर माइनस 8y का स्क्वायर। अब देखिए बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूले को देख लेते हैं। अगर बात कर लिया जाए समांतर श्रेणी का, तो समांतर श्रेणी आपको दे देगा, मतलब कुछ भी ऐसे दे देगा, समांतर श्रेणी ऐसे दे देगा 2 4 6, ऐसा कुछ भी दे सकता है, डैश 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 ऐसे दे देगा। और उसमें सार्वंतर पूछा जाता है, मतलब कोई भी समांतर श्रेणी दे दे, उसमें बोले सार्वंतर बताइए। तो याद कर लीजिएगा, जो सार्वंतर होता है सबसे पहले तो उसको स्मॉल d से दिखाते हैं
और इसका जो सूत्र होता है हमारा वो होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 करने का मतलब ये दूसरा वाला पद और A1 करने का मतलब ये पहला वाला पद, यानी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, द्वितीय पद में से आपको क्या कर देना है, पहला वाला पद घटा देना है, तो आपको क्या हो जाएगा, सार्वंतर का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सार्वंतर बराबर, ठीक है, तो द्वितीय पद माइनस पहला पद, तो D बराबर A2 माइनस A1। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद को A बोलते हैं और द्वितीय पद को A प्लस D बोलते हैं। ठीक है, A2 बोलते हैं और A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ A D का मान दे देगा, बोल देगा 12वां पद ज्ञात करिए, 10वां पद ज्ञात करिए, 15वां पद ज्ञात करिए। तो अगर 10वां पद बोले ना, तो 10वां पद को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D। ठीक है, तो याद कर लीजिए 10वां पद को A प्लस 9D। अगर 8वां पद बोल दे, 8वां पद, तो A प्लस 7D, मतलब जितना पद बोले A करके और उससे कम करके D लगा देना है प्लस करके। ठीक है, अगर बोल दे चौथा पद, तो चौथा पद को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको A का मान दे देगा, D का मान दे देगा, या समांतर श्रेणी दे देगा, बोल देगा 20वां पद ज्ञात करिए, तो आप A और D का मान निकाल के 20वां पद के लिए A प्लस 19D लिख के डायरेक्ट वहाँ पे मान रख देंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, nवां पद का सूत्र। तो किसी भी समांतर श्रेणी में nवां पद का जो सूत्र होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ A प्रथम पद, n पदों की संख्या और D सार्वंतर होता है। अंत से nवां पद भी पूछा जाता है, तो जो अंत से हमारा nवां पद होता है उसका सूत्र होता है, इसका सूत्र हमारा हो जाएगा Tn बराबर, ठीक है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है समांतर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पदों का योगफल कहने का मतलब है ऐसे दे देगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 10 पदों तक, 15 पदों तक, 20 पदों तक, मतलब बहुत तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, पदों का योगफल का जो सूत्र होता है जिसको हम लोग SCN बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SCN से दिखाते हैं। तो SCN बराबर होता है n बटा में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पे n पदों की संख्या, A प्रथम पद, n पदों की संख्या और D सार्वंतर है। एक और होता है पदों का योगफल का सूत्र, जब उसमें अंतिम पद दिया हो, तो इसका हो जाता है n/2 और ब्रैकेट में A प्लस यल, जहाँ पे सब तो मैं बता दिया हूँ, यल अंतिम पद होता है, ऊपर भी यल हमारा क्या है, अंतिम पद है। तो जब अंतिम पद दे देगा और A का मान आपको पता होगा, n का मान पता होगा, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से एकदम आसानी से पदों की संख्या का योगफल का सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फार्मूला के हिसाब से जो निर्देशांक ज्यामिति काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर इसमें एक ही चीज़ है, फार्मूला आता है तो आप चुटकियों में प्रश्नों को कर लेंगे, अगर फार्मूला नहीं आता है तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा होता है निर्देशांक ज्यामिति, टोटल फार्मूले का बेस भी होता है। तो सारे फार्मूले को देखेंगे और उन्हीं सारे फार्मूले को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकती हैं, फालतू की चीज़ों को नहीं देखेंगे। तो सबसे मैं पहले बता दूँ, समरूप त्रिभुज और एक सर्वांगसम होता है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज क्या होता है, ऐसे त्रिभुज जो देखने में एक जैसे लगे और ये छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे मैं ये बताऊं, ऐसे लिख दूं, एक त्रिभुज ऐसे बना दूं और एक त्रिभुज में ऐसे बनाया, ठीक है, तो देखने में एक जैसे हैं लेकिन छोटे बड़े हो सकते हैं। कहने का मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 3 3 3, ठीक है। देखिए दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन छोटे बड़े हैं, तो ऐसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज का मतलब होता है हर जगह से एक जैसा होना, मतलब देखने में भी एक जैसा लगना और रूप रंग आकृति में भी एक जैसा होना। मतलब अगर ये 1-1 का है तो ये भी 1-1 सेंटीमीटर का होगा। तो ऐसे त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। और इसी पे त्रिभुज के सर्वांगसम की कुछ समरूपता की कसौटियाँ होती है जिसको अभी हम लोग देखेंगे। तो उस त्रिभुज के समरूपता के कसौटियों को देख लेते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट बहुविकल्पी में प्रश्न पूछ ली जाती हैं। तो देखिए जो त्रिभुज के सर्वांगसम की जो कसौटियाँ हैं ना, वो टोटल हमारे कितनी है, 5 है। ठीक है, जिसको अगर पहला मैं बोलूँ तो ए जिसको बोलते हैं एंगल 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 यानी कोण कोण कोण। दूसरा हमारा होता है यस 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 यानी भुजा भुजा भुजा। और तीसरा हमारा होता है यस एस यानी भुजा कोण भुजा। और चौथा होता है यस यस ए या इसी को बोल देते हैं ए यस यस यानी कि भुजा भुजा कोण या कोण भुजा भुजा। और लास्ट जो हमारा होता है आर एच एस यानी
राइट हैंड, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है साइड, यानी कि यहाँ समकोण त्रिभुज भुजा की बात होता है, समकोण RHS, ठीक है। तो आपको क्या कर देता है बहुविकल्पी प्रश्न में, कभी कभी बोल देगा निम्न में से कौन सी त्रिभुज की समरूपता को दिखाता नहीं है, कुछ अलग अलग करके दे देगा, ठीक है। मतलब इन नामों से कुछ एकदम अलग होगा तो आप ध्यान कर लीजिएगा, उसको टिक मार दीजिएगा कि वो नहीं होता है। टोटल 5 कसौटियाँ होती हैं। नेक्स्ट आइए, कुछ त्रिभुज पे सूत्र हमारे देख लेते हैं। कभी कभी ना एक ऐसा चित्र बना के दे देगा और बोलेगा मान निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें याद कर लीजिएगा, इस चित्र में मैं बात करूँ तो इस चित्र में जो होता है AB, इसका प्रतिबंध मैं बता रहा हूँ कैसे लगाने के लिए आपको आएगा। सबसे पहले AB अपॉन ये हो जाएगा ये BD, AB अपॉन BD बराबर ये आपका हो जाएगा AB अपॉन BD बराबर AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। तो याद कर लीजिएगा, जब भी आपको ऐसा चित्र मिले तो कैसे आपको प्रश्न देगा, ये मान लीजिए यहाँ पे 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, बोलेगा इसका मान बताइए, इसका मान बता दीजिए। उसी तरह कोई भी कर सकता है, इसको पूछ देगा, इसको पूछ देगा, मतलब बाकी सब दिया रहेगा, किसी एक को पूछ देगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला भुजा बटा में नीचे वाला भुजा बराबर ये वाला भुजा और बटा में इसके नीचे वाला भुजा और तिर्यक गुणा करके x का मान निकाल लेंगे। उसी तरह इस पे प्रश्न पूछा जाता है, अगर ऐसा आपको एक चित्र दे दे, ठीक है, त्रिभुज दे दे, बीच से ऐसे काट दे, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिबंध होता है हमारा वो दूसरा लगता है। इसमें क्या लग जाएगा आपका AD, मतलब ये आधा वाला, इसको लिखेंगे AD अपॉन DB, ठीक है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ठीक है। ये होता है, आप कैसे दे देगा, ये मान लीजिए 2 दे दिया है, ये 3 दे दिया, इसको यक्स दे दिया, इसको 5 दे दिया, बोलेगा यक्स का मान ज्ञात करिए। तो आप पहले ये लिख लेंगे, ठीक है, और जो जो मान है AD की जगह 2, DB की जगह 3, AE की जगह x और EC की जगह 5 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जैसे 2 त्रिभुज है हमारा, यहाँ पे एक हमारा होता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर पहले त्रिभुज की भुजा स्क्वायर बटा में दूसरे त्रिभुज की भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब इससे प्रश्न कैसे बोलते हैं, ठीक है, दे देगा, प्रश्न दे देगा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, अगर उसके पहले त्रिभुज की भुजा इतनी है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात करिए। तो आप यहाँ पे रख के तिर्यक गुणा करके मान निकालेंगे। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चंस आप करके जाइएगा। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर बटा में दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं चतुर्थांश की। तो जो चतुर्थांश होता है हमारा, याद कर लीजिएगा, ऐसे प्लस का निशान हो गया, इसको बोलते हैं x डैश, फिर y डैश। तो आपको पहले में होता है प्लस प्लस, दूसरे में आपका होता है माइनस प्लस, तीसरे में आपका होता है माइनस माइनस और चौथे में आपका होता है प्लस माइनस। अब इससे क्वेश्चंस कैसे देगा, ऐसे दे देगा, एग्जाम्पल में बोल देगा 2 माइनस 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, बहुविकल्पी में दे देगा वस्तुनिष्ठ में। तो 2 माइनस 3, देखिए 2 प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस किस में, चौथे में, तो आप लिख देंगे चतुर्थांश में। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। आज ये नेक्स्ट भुज और कोटि के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर कुछ आपको बिंदु दे दिए, जैसे 5 और 4 लिख दिए, तो पूछेगा इसमें भुज और कोटि बताइए बहुविकल्पी प्रश्न में। तो याद कर लीजिएगा, जो आगे वाला मान होता है यानी यक्स का मान होता है उसे भुज बोलते हैं, और जो y का मान होता है उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोला जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भुज कोटि और कौन से चतुर्थांश में स्थित है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा और इस पे क्वेश्चंस भी बना के जरूर जाइएगा। तो 2 बिंदुओं के बीच की जो दूर की सूत्र होता है हमारा, ये होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आइए, 2 बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ये एकदम इजी होता है, x1 प्लस
x2 बटा में 2 और दूसरा होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। नेक्स्ट फार्मूला पूछा जाता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिए हुए अनुपात में विभाजित करने पर अंतःविभाजन। तो देख लीजिए, जो अंतःविभाजन का सूत्र होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है इसी में कॉमा देके m1y2 प्लस m2y1 अपान में m1 प्लस m2। तो जब आप अंतःविभाजन बोले तो आप ये फार्मूला लगा देंगे, और जब बाय विभाजन बोले तो सेम फार्मूला रहेगा बट माइनस हो जाएगा, m1x2 माइनस m2x1 अपान में m1 माइनस m2, और इधर हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1 अपान में m1 प्लस m2। m1 m2 यहाँ पे अनुपात है, आपको दे देगा जैसे 5:3 के विभाजित करती हैं तो m1 5 हो जाएगा, m2 3 हो जाएगा, और जो x1 y1 x2 y2 दे रहे हैं आपको दो वो बिंदु दे देगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कुछ बिंदु दे देगा, तो ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, तो ऐसे उठा के मान यहाँ पे रख के फिर हल करते चले जाएंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है निर्देशांक ज्यामिति में, ये होता है आपका 1/2। ठीक है, ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 3 ठो आपको बिंदु दे देगा ऐसे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ऐसे दे देगा, बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आप ये सूत्र याद कर लेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ऐसे मान लेंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान के वैल्यू पुट करके आप क्या कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा संरेख होने का प्रतिबंध पूछा जाता है। तो कुछ नहीं करना है, संरेख होने के प्रतिबंध में ये आपको 1/2 हटा देना और ये बाकी फार्मूला लिख लेना है। जैसे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो दिया गया बिंदु संरेख है। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा, एग्जाम्पल में बता दूं, जैसे 3 ठो बिंदु दे देगा। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, वहाँ पे माइनस प्लस में कुछ भी हो जाएगा। बिंदु दे देगा, पूछेगा बताइए ये संरेख है कि नहीं, तो पूछेगा तो आप संरेख के लिए तो ये आप सूत्र लिख दीजिएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, हल करते जाइएगा। अगर लास्ट में बराबर 0 आ जाता है आपका तो लिख दीजिएगा ये संरेख है। तो फ्रेंड्स ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे मैंने आपको सारा बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको सारे चीज़ें रिवाइज हो गई होगी, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ के जाना है, मैं 100% गारंटी बोल रहा हूँ। आप फालतू चीज़ें न पढ़िएगा, बहुत कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम में। इन फार्मूले को बार बार दोहरा लीजिएगा और इस पर 1 1 2 2 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले से ही क्लास 10th मैथ इंपॉर्टेंट चैप्टर करके प्लेलिस्ट बनाया हूं, और उसमें सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने बताया है। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि उन सभी को 2x की स्पीड पे यानी 2 गुना स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, ताकि जल्दी आप देख सकें, समय आपका बचेगा और सारा आपका वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ज़रूर देख के जाइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस फार्मूले के, जिससे आपके आगे वाले भी जितने भी फार्मूले हैं वो भी आपकी रिवाइज हो जाए, रिवीजन हो जाए, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो उस वीडियो को देखना न भूलिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।